ऑल राइट, 14 जुलाई के करंट अफेयर्स। आज करंट अफेयर बड़े कम थे बिकॉज अगर न्यूज़ देख रहे हो तो पता ही होगा कि कांग्रेस के बीच में कंट्रोवर्सी हुई पड़ी है। कांग्रेस की राजस्थान में गवर्नमेंट अनस्टेबल हुई पड़ी है, तो इस कारण बाकी कोई न्यूज़, जब ऐसी कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती है फोन तो न्यूज़, डाउनलोड कर लेना बाद में। ये कैसे चल रही है? तो जब क्या कहते हैं, हाँ, जब कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी होती है तो ऑब्वियसली बाकी न्यूज़पेपर्स कम कवर करना शुरू कर देते हैं। तो आने वाले दिनों में जो बाई चांस आजकल न्यूज़पेपर नहीं भी कवर कर रहा है, बिकॉज उन्होंने किसी ना किसी टाइम पे तो कवर करना ही होता है, तो किसी ना किसी दिन न्यूज़ ज़्यादा भी आएंगी। आज मेन न्यूज़ सिर्फ एक थी, छाबार पोर्ट बारे। सबसे पहले तो छाबार है कहाँ पे? छाबार पड़ता है हमारे पुराने दोस्त ईरान में, मतलब कंट्री ईरान में। इंडिया के अच्छे रिलेशन है ईरान के साथ। अगर वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो ये इंडिया है, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान शुरू होता है, पाकिस्तान के बाद ईरान आता है, ठीक है। तो ये छबार प्रोजेक्ट क्या है और छबार पोर्ट अल्टीमेटली हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, और उसमें अब हो क्या रहा है? पहले छबार पोर्ट बारे बताता हूँ, फिर बताता हूँ उसकी इंपॉर्टेंस। ये एक सी पोर्ट है जो छबार शहर है उनका, साउथ ईस्टर्न ईरान में, गल्फ ऑफ ओमान के आगे। ये हम जब एटलस करेंगे तब देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान ये सब कुछ कहाँ पड़ता है। तो ये वहाँ पे उनका पोर्ट था। बेसिकली इंडिया और ईरान में पैक्ट साइन हुआ था कि वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पोर्ट बना नहीं हुआ शिप्स के लिए, वहाँ पे पोर्ट बना हुआ है। इंडिया ने उसे मॉडिफाई करना था, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होनी थी वो इंडिया और ईरान के एज अ पार्टनरशिप होनी थी। प्लस जब ये पोर्ट बन जाना था, यहाँ ऊपर जाके एक और कंट्री पड़ती है। कौन सी कंट्री पड़ती है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और इंडिया के भी रिलेशंस ओवर द टाइम बहुत इम्प्रूव हुए हैं, और अफगानिस्तान अब हमारा क्लोज एलाई माना जाता है, ठीक है। तो हमने पाकिस्तान के थ्रू एक्चुअली पाकिस्तान हमें अलाउ नहीं करता हम कोई भी यहाँ से सामान अफगानिस्तान तक भेज पाए, ठीक है। हमें डायरेक्ट एक्सेस अलाउ नहीं करता। तो हम एक ऑल्टरनेटिव रूट बना रहे थे कि यहाँ से हम ईरान के छबार सामान भेजेंगे, वहाँ से रेल या रोड के थ्रू अफगानिस्तान सामान भेजने लग जाएंगे, तो पाकिस्तान को हम बाईपास ही कर जाएंगे। पर इस अब एम्बिशियस प्रोजेक्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। क्या प्रॉब्लम्स आने लगी हैं? बेसिकली ईरान और यूएसए की आपस में बनती नहीं है, तो इसके चलते हुए यूएस ने अपनी सैंक्शंस लगाई हैं इसके ऊपर। सैंक्शंस क्या होता है? हाँ जी निताशा, आपने हैंड रेस किया, सर गलती से हुआ, सॉरी। तुम्हारा कोई डाउट? नेक्स्ट इज, हाँ मैं बता रहा था, यूएस ने अपनी सैंक्शंस लगाई हैं ईरान के ऊपर। अब सैंक्शंस क्या होती हैं? सैंक्शंस ये होती हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई भी कंपनी या कंट्री, लेट्स सपोज कंपनी या एज अ देश पूरा का पूरा कोई ईरान के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेगा, तो यूएस से उसके साथ ट्रेड करना कम कर देगा या बंद कर देगा। तो जब ये मुश्किल हालात आते हैं ईरान और यूएसए के बीच में चूज करने के लिए, तो हमारे लिए ज़्यादा कमाई फॉरेन में कहाँ से होती है? यूएसए से होती है। और हमारे लिए ज़्यादा बड़ा एलाई भी अमेरिका है, ईरान नहीं, बिकॉज ईरान को इतनी बड़ी पावर नहीं है जिसका कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हो। तो हमें यूएसए के साथ रहना पड़ता है, उसकी ये चीज़ों को सुनना पड़ता है, तभी इस पावर का गलत इस्तेमाल करता है एक तरह से यूएस अपनी सैंक्शंस लगा के। सैंक्शंस का मतलब होता है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस, कि इसके साथ कोई भी अब ट्रेड नहीं करेगा। तो अमेरिका का एक तरीका होता है अपनी बातें मनवाने का, ये सब का, पर इसके कारण हम भी फोर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे पोर्ट डेवलप करना था, रेलवे लाइंस डेवलप करनी थी,
वो सारी की सारी 2016 से 2016 में ही हमने एग्रीमेंट फाइनलाइज किया था कि हम क्या क्या करेंगे, और 2016 से वो प्रोजेक्ट वैसे का वैसे ही पड़ा है, बिकॉज 2016 में ही तुम्हारे 2017 में तुम्हारे यूएसए ने सैंक्शंस लगा दी, तो एक साल में तो वैसे भी क्या हो सकता था, तो सारे का सारा प्रोजेक्ट वैसे ही खड़ा हुआ। तो अब क्या हुआ है कि इंडिया ने जो रेलवे लाइन बनानी थी, तो वो हमारी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने बनानी थी, अब ईरानियन रेलवे ही बनाने लगा है, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है। ठीक है, जो एक्चुअली हमारे ट्राईलेटरल एग्रीमेंट का पार्ट था कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान इन तीनों की फ्रेंडशिप इंप्रूव होनी थी इसके थ्रू, और कनेक्टिविटी जैसे मैंने तुम्हें बताया, हमने अफगानिस्तान तक रूट बनाना था ताकि हम अपना सामान भेज सके, तो हमें अच्छा एक्सेस मिल जाता, तो वो सारा एक्सेस खराब हो गया इसके थ्रू। ठीक है, जब ये चीज़ हुई है। ठीक है, अब अगला फैक्ट जो देखने वाली बात है, जो तुम्हें पीसीएस में भी आ सकता है और आईएएस में भी आ सकता है। छबार के ना दो हिस्से हैं, छबार पोर्ट के दो हिस्से हैं, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेश्ती। इंडिया किस पे काम कर रहा था? हम बेश्ती पे काम कर रहे थे, ये फैक्ट याद रखना। शाहिद बेश्ती पे हम काम कर रहे थे इंडिया की, मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया जो छवार पोर्ट पे ईरान के साथ काम कर रहा है, अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं पर वो काम बहुत सर, स्लो। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा सर ब्रीफ कर देंगे, मैंने अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा सा पीछे से कर। सर बहुत निकल गया, बस मैं थोड़ा दसना। हम ना छबार पोर्ट बारे पढ़ रहे हैं जो ईरान में है, इंडिया और ईरान की पार्टनरशिप बारे पढ़ रहे हैं। ठीक है, छबार पोर्ट ईरान में है जिसे हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, बाद में वीडियो ले लेना, आप उससे देख लेना। ठीक है, तो मैं काफ़ी जो पार्टनरशिप बारे बता चुका हूँ वो ब्रीफ करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, मैं इसलिए मैं आपको इतना बताता हूँ। छबार पोर्ट ईरान में है, इसका सिग्निफिकेंस ये था कि इंडिया अफगानिस्तान तक सामान जो है वो छबार के थ्रू, ईरान के थ्रू भेजने का सोच रहा था, बिकॉज हमें पाकिस्तान डायरेक्ट एक्सेस नहीं देता अफगानिस्तान को। ठीक है, तो छबार में भी जो शाहिद बिश्ती है, इंडिया इसे डेवलप कर रहा है। ये तुम्हें डायरेक्टली पीसीएस में भी आ सकता है, उसमें भी आ सकता है। इसके अलावा हमने जो रेलवे लाइन बनानी थी वो छबार से लेके ज़ेडान और उसके बाद हिजक तक बनानी थी। हिजक जो तुम्हारा रीजन है ये अफगानिस्तान में है, ये दोनों ईरान में है। टोटल 900 किलोमीटर की ये लाइन बननी थी। ठीक है, हिजक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? हिजक में बहुत सारे, जो अफगानिस्तान का हिजक, ये डिस्ट्रिक्ट है हिजक, अफगानिस्तान में हिजक रीजन पड़ता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उनका, प्रोविंस पड़ता है, सॉरी। ये हिजक रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ना मिनरल से भरा पड़ा है, माइंस ही माइनिंग हो सकते हैं यहाँ पे, और हमारी इंडियन कंपनीज लगातार यहाँ पे राइट्स एक्वायर कर रही हैं माइन करने की। खास करके हिजक इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक और फैक्ट जो इसी लाइन पे लिखा हुआ है जो तुम्हें पीसीएस या आईएएस में आ सकता है, एशिया की लार्जेस्ट आयरन ओर यहाँ पे है, यानी कि आयरन की सबसे बड़ी कोई माइन या माइनिंग हो सकती है वो इस एरिया में हो सकती है। तो इससे क्या एडवांटेज है? अगर हमें एज इंडियन कंपनीज, हमें मतलब इंडियन कंपनीज को ये एक्सेस मिल जाता है, इंडिया को रॉ मटेरियल मिल जाएगा आयरन, और आयरन एक वन ऑफ द कंपोनेंट होता है स्टील बनाने के लिए। तो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है उसे रॉ मटेरियल बहुत ही पास और सबसे बड़े भंडार में मिलने लग जाएगा। तो हम क्या होगा, वहां से रॉ मटेरियल बाय रेलवे छबार तक ला सकते हैं, छबार से मुंबई आएगा, मुंबई से मुंबई, जहाँ जो भी तुम पोर्ट कह सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ पे भेजना है सामान। ठीक है, तो वहां से हम प्रोसेसिंग करके, इंडिया इस टाइम आयरन और स्टील की, एक्चुअली अगर मैं तुम्हें बताऊं, इंडिया अपनी ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहा। हमारा आयरन और स्टील का भी इंटरनेशनल डेफिसिट है, यानी कि ये भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं।
चाहे हमारी अपनी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी है। हमें रॉ मटेरियल मिलने लग गया तो हम अपने आप इस डेफिसिट को सरप्लस में तब्दील कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा प्लान था। अब ये सारा प्लान खराब होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ईरान हमारे साथ एक तरह से पार्टनरशिप तोड़ता जा रहा है। इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हम यूएस के प्रेशर के अंडर आके यूएस की बात मान रहे हैं और उसके चलते हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज किसे हो रहा है, पहले मैं एडवांटेज बताऊं। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, इस कारण मैंने अभी तक करंट अफेयर में कवर नहीं किया, पर इसी महीने के अंदर अंदर देखना एक एग्रीमेंट होने ही वाला है किसी भी टाइम। वो है चाइना और ईरान एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। रोज इसकी कुछ ना कुछ और डिटेल्स आती जा रही हैं। एक दिन जिस दिन फाइनल होगा उस दिन सब कुछ आ जाएगा, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। एक बारी इन सिंगल गो इसे ऐड करेंगे ताकि सारी डिटेल एक साथ ही कवर हो जाए। चाइना और ईरान जो है ये ना 25 साल का 25 ईयर्स का इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने लगे। इसके अंडर चाइना ईरान को प्रॉमिस कर रहा है कि वो 25 साल में चाइना ईरान के अंदर $400 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो अब चीज हो रही है, ये अमेरिका को तो थ्रेट है ही है, ये हमें भी सराउंड करता है। देखो ये थोड़ा सा इंडिया का, ये इंडिया है, इंडिया के आसपास ये मैं मैप तुम्हें, बाकी का ये क्या मैप है ये तुम्हें बाद में समझाता हूँ। ठीक है, इंडिया के आसपास चाइना क्या स्ट्रैटेजी खेल रहा है, इस पूरी स्ट्रैटेजी को देखो। ये चाइना खुद है, तो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स इसने एक्टिव ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आजकल नेपाल भी चाइना के प्रेशर के अंडर इंडिया को पुश करने लगा है, तो उसने ये वाला फ्रंटियर भी एक तरह से हमारे टेंशंस यहाँ पे भी क्रिएट कर दिए हैं। पाकिस्तान के साथ पहले ही पाकिस्तान को ये सारे वेपन सब कुछ सप्लाई करता है, तो हमारी ये वाली बॉर्डर भी एक्टिव की पड़ी है। ठीक है, चाइना की एक्टिव प्रेजेंस साउथ श्रीलंका में भी है। यहाँ पे उन्होंने एक पोर्ट एक्वायर किया है, तो उनके यहाँ पे सर्वेलेंस ऑब्वियसली, चाहे कहते नहीं है पर वो यहाँ के एरिया में आराम से सर्वेलेंस कर सकते हैं। मालदीव्स में चाइना बहुत बुरी तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में एक मिलिट्री आइलैंड बनाने की भी सोच रहा है, फिलहाल कोशिश नहीं है पर लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे ये पाकिस्तान के अंदर तो खैर उसने अभी रिसेंटली अपनी मिलिट्री प्लेस भी की है, कुछ मिलिट्री के ट्रूप्स। पाकिस्तान में पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, जो चाइना ही डेवलप कर रहा है। जैसे ईरान में यहाँ पड़ता है छबार और ग्वादर, इन दोनों को ट्विन पोर्ट्स बोला जाता है क्योंकि इन दोनों में बहुत ही कम गैप है। ठीक है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में और ईरान के छबार में। इसीलिए ये भी बोला जाता था कि इंडिया एक तरह से पाकिस्तान की इस एरिया में अपना एक काउंटर पोर्ट ईरान में डेवलप करने की सोच रहा है, छबार, क्योंकि पाकिस्तान में ग्वादर चाइना डेवलप कर रहा है तो ये पोर्ट ही। पर चाइना ने अभी अपनी एक पीछे नेवल वेसल भी भेजी थी, कुछ अपने ट्रूप्स भी यहाँ प्लेस किए हैं, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे जिबाउटी देश पड़ता है, यहाँ पे चाइना ने अपना बेस बनाया है एक। ठीक है, तो इंडिया धीरे धीरे हर साइड से घिरता दिख रहा है। यहाँ पे उसके बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यांमार में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मलेशिया में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, थाईलैंड में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ थाईलैंड आ गया, थाईलैंड में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो हर जगह इंडिया को घिरते हुए दिख रहे हैं हम। इसे कहते हैं चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी। ये पॉलिसी बनाई ही जा रही है इंडिया को कंटेन करने के लिए। देखो
एशिया में सिर्फ 2 पावर्स हैं जो एक दूसरे को चैलेंज कभी कर सकती हैं, वो है इंडिया और चाइना, ठीक है। और एशिया में कोई एक दूसरे को नहीं टक्कर दे सकता, ये बहुत ही मानना हुआ फैक्ट है कि सिर्फ 2 ही दे सकते हैं। बिकॉज आने वाले टाइम में देखो जितनी दोनों कंट्रीज की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ही मेन चीज होती है जो तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करती है। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक पॉइंट पे जाकर रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि खरीदने वाले नहीं रहते। ओल्ड एज में जो लोग होते हैं वो वैसे भी कम सामान खरीदते हैं, जो यूथ पॉपुलेशन है वो ज्यादा सामान खरीदती है, वो वही कमाती है, वही ज्यादा खरीदती है, ठीक है। और जो वर्किंग एज, यूथ स्पेसिफिकली नहीं, वर्किंग एज अप टू एज 59 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा सामान खरीदती है। तो अगर कोई चाइना को टक्कर दे सकता है वो सिर्फ इंडिया दे सकता है, तो चाइना ये सारी पॉसिबिलिटीज खत्म करना चाहता है। तो वो चाहता है लेट्स सपोज इंडिया ग्रो भी कर जाए, इंडिया कभी उसके लिए थ्रेट ना बने, इस कारण वो इंडिया के हर साइड पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है ताकि वो इंडिया को कंटेन कर सके। इंडिया के पास अभी हम इतने अमीर नहीं है, चाइना अमीर हो चुका है, इस कारण वो ऐसी फ्यूचर की कंटेनमेंट पॉलिसीज तैयार कर सकता है, पर इंडिया अभी इतना अमीर नहीं हुआ है कि हम इसे वापस काउंटर बैलेंस कर पाए, ठीक है। और चाइना देख लो, तुम खुद देख लो, हम यूएस सैंक्शंस के अंडर, मतलब सुपर पावर का इसी से अंदाजा होता है, हम यूएस के सैंक्शन से डरते हुए ईरान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, पर चाइना 400 बिलियन डॉलर तक प्रॉमिस कर रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके चलते हुए अब और क्या हो रहा है, जैसे छबार जो पोर्ट है, इस पोर्ट में पहले इंडिया और ईरान थे, अब इंडिया को ईरान कैंसिल करता जा रहा है, और आगे क्या पॉसिबिलिटी है कि अब इसमें ईरान चाइना को लेके आएगा। जहां जहां इंडिया बैक डाउन किया है या जहां जहां इंडिया की इन्वेस्टमेंट अब रुकी पड़ी है, वहां वहां अब चाइना अपना प्रोजेक्ट शुरू करेगा, ठीक है। जैसे छबार के दूसरी साइड जो 2 पोर्ट पड़े हैं उस पर पहले डिस्कशन हो चुकी है इनकी, ठीक है, कलंतरी पे, के वहां पे चाइना करना शुरू करेगा। तो एक साइड अब इंडिया, एक साइड अब चाइना, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा। दूसरा, बिल्कुल छबार पोर्ट के पास एक ऑयल रिफाइनरी ओपन करने का वादा किया है चाइना ने, और बहुत सारे बेनिफिट्स छबार के एरिया में चाइना को मिलने वाले हैं। तो हम छबार में होते हुए भी चाइना से घिरे होंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ही अलग लेवल पे चलती है एक दूसरे को कंटेन करने के लिए। दूसरा ये, सॉरी, लास्ट पॉइंट जो इसमें था कि छबार का जो पोर्ट है, इसने हमें हेल्प करनी थी डेवलपमेंट में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में, ये बनाने में भी हेल्प करनी थी तुम्हारे छबार पोर्ट में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये 7200 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, मल्टी मोडल प्रोजेक्ट क्या होता है कि इसमें जैसे रोड, रेल, मेन तो यही, और तुम्हारा वाटरवेज यानी कि शिप्स जो पानी से पानी से सामान जाता है। तो कोई मल्टी मॉडल क्या होता है, मल्टी मॉडल होता है कि लेट्स सपोज ऐसा नहीं है कि सारा सामान रोड से ही जाएगा। अगर एक कोई कार्गो चला है रोड से, शायद एक टाइम बाद उसे एक सी पोर्ट तक लाया जाएगा, वहां पे उसे एक शिप के ऊपर चढ़ाया जाएगा, शिप सेल करके दूसरे किसी पोर्ट तक जाएगी, वहां पे रेलवे ट्रैक शायद बना होगा, उसके ऊपर सामान चढ़ाया जाएगा, और अल्टीमेटली जिस कंट्री तक पहुंचाना है वो पहुंचाया जाएगा। इसे कहते हैं मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल का मतलब होता है मल्टीपल तरीके को यूज करके सबसे एफिशिएंट, सबसे सस्ता जैसे पड़ता है उस तरीके से सामान भेजना, ठीक है। तो उसमें रेल, रोड, वाटरवेज तीनों आ जाते हैं, जो जहाँ पे जितना डेवलप होगा, ठीक है। तो शिप्स, रेल, रोड्स, हर चीज का यूज होगा। किन किन कंट्रीज के बीच में ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की बात है? इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया,
कुछ सेंट्रल एशिया कंट्रीज जैसे तुम्हारा तुर्कमेनिस्तान, ये सारे इसमें जुड़ रहे थे, और यूरोप तक ये लाइन जाएगी, यानी कि रशिया के थ्रू यूरोप जा सकती है लाइन। ठीक है, प्राइमरली इसमें मूविंग रूट कौन सा है? इंडिया, ईरान, अजरबैजान और रशिया के बीच में, ये 4 कंट्रीज के बीच में, जिसमें शिप, रेल, रोड सब कुछ चलेगा। ठीक है, एक तो इस कॉरिडोर का पर्पस है कि हम कनेक्टिविटी बढ़ाएं मेजर शहरों के बीच में। कौन से शहर कवर हो रहे हैं? मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बांदार अब्बास, अस्तरखान और बांदार अंजाली, ये सारे शहरों के नाम याद रखने। ये नीचे जो मैप है ना, उससे आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया का कौन सा पोर्ट इसमें इन्वॉल्व है? इसमें इंडिया का याद रखना, इसमें इंडिया की साइड से मुंबई कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो जो इसका एक एंड बनता है, तो ये अशगाबत एग्रीमेंट के भी काम आएगा। अशगाबत एग्रीमेंट किन कंट्रीज के बीच में? इंडिया, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। इन सारे देशों को भी अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जिसके कारण ये सारी कंट्रीज एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी। ये मैप अब ध्यान से देखो, एक तो तुम्हें सारी कंट्रीज की लोकेशन पता चल जाएगी, कौन से पोर्ट हैं वो पता चल जाएंगे। ईरान में बंदर अब्बास, अजरबैजान में बाकू उसकी कैपिटल, फिर अस्तरखान आ गया, फिर मॉस्को आ गया, फिर सेंट पीटर्सबर्ग आ गया, फिर दूसरी साइड ये देखो यूरोप का हमने पोर्ट कवर करके यहाँ से पूरा रूट हमने पानी का कनेक्ट किया। ठीक है, अभी हमने ये क्यों बनाया गया है? अभी अगर हमने कोई सामान भेजना होता है रशिया, तो इस रास्ते से जाता है, तो ये रास्ता देखो कितना लंबा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखो हम एक शिप भेजें जो ईरान तक जाए, यहाँ से रेलवे से सामान आगे तक चला जाए, यहाँ तक चला जाए, यहाँ देखो फिर से पानी आ गया, ये पानी है जो वाइट कलर का है ना, ये पानी है। यहाँ से फिर से शिप से गया, आगे भी शिप से गया, यहाँ से रेलवे से सारा सामान पहुंच जाए, तो ये पूरा का पूरा ऐसे कनेक्शन बैठ जाएगा, वैसे ही दूसरी साइड से आएगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड रूट बन सकता है इंडिया का सेंट्रल एशिया के पूरे एरिया को से सामान लेने का और उन्हें अपना सामान पहुंचाने के लिए। ठीक है, सेंट्रल एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे ना, जैसे मैंने तुम्हें अफगानिस्तान में बताया कि आयरन ओर एक इंपॉर्टेंट मिनरल है। बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जैसे कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान है ऊपर, अगर यहाँ से हम, ये उसका पोर्ट आ गया ना, क्योंकि तो अगर कजाकिस्तान इसके अंदर आ गया, कजाकिस्तान के अंदर हमें यूरेनियम की भरमार है। दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व यूरेनियम का कजाकिस्तान में। ठीक है, दुनिया का एक्चुअली सबसे बड़ा रिजर्व यूरेनियम का कजाकिस्तान में है, जो हमारी न्यूक्लियर पावर के लिए, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उन्हें चलाने के लिए हमें ये चाहिए यूरेनियम। तो अगर कजाकिस्तान के साथ अगर हम ये रूट प्रॉपरली कनेक्ट कर पाए, हमें एक प्रॉपर सप्लाई चेन मिल जाएगी हमारे यूरेनियम के लिए। तो यह है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का लास्ट जो करंट अफेयर, वो स्टेट सर्विसेज के लिए तुम्हारे पीसीएस हो गया, एचएएस हो गया, एचसीएस हो गया, ये सारे करंट स्टेट सर्विसेज के लिए। हमारी दो नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर कौन से हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं? ये ना बहुत ही लार्ज स्केल सॉरी, ये ना बहुत ही लार्ज स्केल शिप्स होती हैं, बहुत ही बड़े साइज की, जो अराउंड, छोटी से छोटी भी अराउंड 25 तुम्हारे फाइटर जेट कैरी कर सकती हैं, और अमेरिका के पास जो हैं वो अराउंड 60 भी कैरी कर सकती हैं। तो एक बहुत ही बड़ी फ्लीट फाइटर जेट्स की कहीं पे भी डिप्लॉय की जा सकती है, पूरे एक्टिव एयरफील्ड के तौर पे ये काम करते हैं। तो अगर अमेरिका के पास, तो बिकॉज जैसे अराउंड मेरे ख्याल से 12 उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, 12 या 16, तो वो पूरी दुनिया में डोमिनेंस बना के रखता है इसी से। होता क्या है, तुम्हें कहीं पे भी कोई भी डिप्लॉयमेंट करनी है, तुम्हें एक परमानेंट बेस की जरूरत नहीं है।
तुम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पे भेज सकते हो। इसके साथ में अराउंड अपनी खुद की 7 से 8 शिप्स चलती हैं, सबमरीन्स, सब कुछ चलता है, बिकॉज ये शिप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, इस पर कोई वेपनरी नहीं होती। प्रोटेक्ट करने के लिए शिप्स लगी होती हैं, प्लस कुछ सबमरीन्स होती हैं, पूरा ग्रुप होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, ठीक है। रीफिलिंग टैंक्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये तुम दुनिया में कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, तुम्हें आराम से स्ट्राइक करने की पॉसिबिलिटी देता है। जितने भी तुम्हारे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका कई बार बॉम्ब्स गिराते हैं, या जब उसने इराक पे अपने बॉम्ब गिराने शुरू किए थे, उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ही यहाँ भेजा था। यहाँ से बस फ्लाइट्स टेक ऑफ करती थी, बॉम्ब गिरा के वापस आ जाती थी जब इराक के ऊपर हमला किया था। यही इनिशियली जब उसने अफगानिस्तान पे बॉम्ब गिराने शुरू किए हैं, बाद में तो उसने पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर बेस ही बना लिए, तो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करके बॉम्ब गिरा गिरा के वापस आते रहते थे वो। तो ये बहुत बड़े बेनिफिशियल साबित होते हैं ऐसे स्ट्रैटेजिक मूव्स के लिए। तो इंडिया के पास दो हैं, एक है INS विक्रमादित्य, ये रशिया से हमने बोरो किया हुआ है, लीज पे है, ठीक है, रशिया से लिया हुआ है। तो ये रशियन ओरिजिन का है, हम इसे ऑपरेट करते हैं, हम इसे चलाते हैं, सब कुछ हमारा है इसके ऊपर, मतलब सारा क्रू हमारा है, मिसाइल्स, वेपनरी, सब कुछ ऐसा है। बस ओरिजिनली ये रशिया का था, सॉरी लीज भी नहीं है, खरीदा हुआ है ये, ठीक है, ये लीज आउट नहीं है। कई चीज़ें लीज आउट भी होती हैं, ये खरीदा हुआ है। दूसरा हमने अपना खुद का बनाया एक INS विक्रांत, ये डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर बाय इंडिया है, ठीक है। ये अभी सर्विस, ये जो है विक्रमादित्य, ये सर्विस में, ये फुली एक्टिवली काम करता है ये ग्रुप। INS विक्रांत अभी अंडर टेस्टिंग है, ये 2022 तक सर्विस में आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज बहुत लंबे टेस्ट चलते हैं, 2018 से ये टेस्टिंग में ही है, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने एक इतनी बड़े प्लेटफॉर्म को एक्टिव ड्यूटी पे लगाना है, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट, हर चीज़ तुम्हारे लिए बहुत श्योर होनी चाहिए, ठीक है। तो INS विक्रांत इसी के काम आता है। क्लियर? 2022 तक ये सर्विस में आ जाएगा, ठीक है, INS विक्रांत। क्लियर? ये थे आज के करंट अफेयर्स। कोई डाउट इसमें? नहीं? तो ये थे